तो बच्चों हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन और इसका सेकेंड वीडियो हम लोग देख रहे हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे तो पहला एग्जांपल है हमारा कि टेबल टेनिस का बॉल है। ये टेबल टेनिस है हमारा, हमने बना दिया है। तो ये टेबल टेनिस हम खेल रहे हैं। अगर टेबल टेनिस की बॉल अचानक हमारे को आके लग जाए, क्या चोट लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो ज़्यादा हैवी नहीं है। हैवी नहीं है मतलब मास, मतलब उसका मास लेस कम है ना। प्लस वो बहुत दूर से नहीं आता, जैसे यहाँ से यहाँ इतनी दूर से ही आएगा। और इतनी दूर से आने से क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी भी कम है। उसकी वेलोसिटी भी कम है। उसकी वेलोसिटी भी कम है। जबकि अगर क्रिकेट बॉल आए तो उससे जो है हमें बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है क्रिकेट बॉल से। वही बात इसकी मास और वेलोसिटी दोनों तेज है, मोर है, बहुत भारी होता है, प्लस इतनी स्पीड में आता है, उसकी वेलोसिटी इतनी होती है कि उससे चोट लगता है। तो दो चीज़ें हमेशा याद रखो, मास एंड वेलोसिटी। चलो, एक ट्रक जो है कहीं रेस्ट में है, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक दूसरी ट्रक है जो बहुत स्लो चल रही है, 5 मीटर पर सेकेंड, बहुत धीरे 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 चल रही है ये ट्रक। उसके बावजूद अगर उसके आगे कोई आ जाए तो वो आदमी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत हाई है। वेलोसिटी तो बहुत कम है लेकिन उसका मास बहुत हाई है, तो मास यहाँ पे हाई हो गया, भले वेलोसिटी कम है। फिर एक छोटी बुलेट है, गोली, वो किसी इंसान को लग जाए तो वो आदमी मर जाए। तो जो बुलेट होती है उसका मास तो बहुत कम होता है, लेकिन इस केस में वो बुलेट इतनी स्पीड से आती है, उसकी वेलोसिटी इतनी हाई होती है कि उससे आदमी मर भी सकता है। ठीक है, मास एंड वेलोसिटी याद रखना। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला है मास और दूसरी है वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट कितना होगा, हमारी बॉडी पे प्रभाव कितना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है मास और वेलोसिटी को लेकर है। इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। द मोमेंटम, अब मोमेंटम को डिफाइन करना है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमें मोमेंटम को डिफाइन करना है। तो मोमेंटम की डिफिनीशन होगी, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मीन्स मोमेंटम क्या होता है? ये मोमेंटम का सिंबल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहेंगे। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा डिफाइन मोमेंटम, देन यू विल रिप्लाई दैट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। अब मास और वेलोसिटी हम समझ गए कि मोमेंटम का फार्मूला होता है। मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? अब फार्मूले में हमें मालूम है मास है और वेलोसिटी है। मास की यूनिट क्या होती है? केजी होती है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये हमारा मोमेंटम का यूनिट है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये जो लाइन होती है उसको पर बोलते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिचुएशन देखा जाए। यहाँ पे सिचुएशन ये दी गई है कि एक कार है जिसकी बैटरी इवन डेड है, जिसकी बैटरी भी डेड है। अब उसको जो है कोई आदमी धक्का दे रहा है, एक या दो आदमी धक्का दे रहे हैं, वो स्टार्ट नहीं होता। धक्का दे, जैसे ये कार है हमारी, इसको धक्का दे दिया, बस कार थोड़ी सी आगे आई, ख़त्म हो गया, तो वो स्टार्ट नहीं हो रही है। लेकिन उसी में दूसरा केस है कि वही दोनों आदमी है, एक आदमी या दो आदमी, वो सब धक्का तो दे रहे हैं लेकिन एक
टाइम तक दे रहे हैं, थोड़ी देर तक लगातार धक्का दे रहे हैं, मतलब धक्का दे रहे हैं, कम से कम यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं कार को, तो कार स्टार्ट हो जाती है। क्यों? तो वहाँ पे ये देखा गया है कि जो मोमेंटम होता है वो टाइम पे भी डिपेंड करता है। ऊपर हमने देखा मोमेंटम क्या था, तो मोमेंटम का हमने क्या पढ़ा, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब आ गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force. The rate of change of momentum, ये मोमेंटम है, नीचे टाइम लगा दिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको क्या पढ़ेंगे, टाइम से द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन प्रोपोर्शनल का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ये फोर्स के बराबर होता है। तो अब इसको हम लोग जो है डिराइव करके देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, डेफिनेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की याद होगी। तो फार्मूला है हमारा P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। इक्वल टू को हम लोग प्रोपोर्शनल में भी चेंज कर लेंगे क्योंकि प्रोपोर्शनल का है। अब हमें कहा जा रहा है कि द रेट ऑफ चेंज, तो इसके आगे जो है टाइम लगा देंगे, तो ये द रेट ऑफ चेंज। अब मास है, वेलोसिटी क्या है, मतलब फाइनल वेलोसिटी में माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इसके नीचे हमने टी लगाया है तो इसके नीचे भी टी लगाएंगे, है ना, टी लगाना पड़ेगा। अब हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, टी बाई टी यहाँ हो जाएगा, प्रोपोर्शनल m है ही, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, ये एक्सीलरेशन के बराबर होता है। ए मोशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो एक्सीलरेशन। अब जो रेट ऑफ चेंज हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी जो रेट ऑफ चेंज है वो किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है। तो फोर्स हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू m में। अब ये फार्मूले को आगे बढ़ाएंगे, प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में k है m में। तुम लोग वैसे भी जनरल सा फार्मूला जानते होगे कि F इक्वल टू m में, ये डिराइव करने को एग्जाम में आएगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसकी यूनिट क्या हो गई, अब हमने देखा कि फोर्स किसके बराबर है, के एम में। के का मतलब कुछ नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसको हटा दो। एम का यूनिट क्या होता है, मास केजी होता है। ए का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग जो है न्यूटन भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन ने इसके बारे में बताया था। तो हमारा फोर्स का यूनिट क्या हो गया, या तो न्यूटन लिखो कैपिटल N, या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डेली लाइफ के एग्जांपल क्या है, तुमने देखा होगा कि जब हम लोग बॉल को कैच करते हैं तो हाथ को पीछे करते हैं, हाथ को पीछे खींचते हैं। पीछे खींचने से क्या मतलब है, क्योंकि जब हाथ को पीछे खींचते हैं तो थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है। जब टाइम बढ़ जाता है तो क्या होता है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो जो ये बॉल है उसका इम्पैक्ट हाथ पे कम होगा, यानी उसका असर हाथ पे कम होगा और हाथ को चोट कम लगेगी। तो चोट न लगे इसलिए कैच करते समय हम लोग बॉल को पीछे करते हैं। पीछे क्यों करते हैं, पीछे करने से टाइम बढ़ जाता है, टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और वेलोसिटी डिक्रीज होने से उसका जो फोर्स का इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखो, जब एथलीट हाई जंप करता है, यहाँ से जब हाई जंप करेगा इस पोल के ऊपर से, तो ये जो बेड लगा हुआ है ये कुशन का होता है, या तो ये सैंड होगा या कुशन होगा, है ना, मुलायम गद्दा फोम का वो होगा, या तो ये सैंड भी हो सकता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जब ये कूदता है, मान लो ये हमारा बेड है, जब ये उसके ऊपर कूदेगा
तो ये जो गद्दा है वो नीचे धंसेगा, ये इस तरह नीचे जाएगा। अब नीचे जाने से क्या होगा, इसको टाइम मिल जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाने से क्या होगा कि इसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और वेलोसिटी डिक्रीज़ होने से क्या होगा, मोमेंटम भी डिक्रीज़ होगा, और मोमेंटम डिक्रीज़ होगा तो ये जो इम्पैक्ट है, अब अगर सैंड का टाइल्स लगा हुआ है, पत्थर की ज़मीन हो, तो उस पर गिरेगा, चोट लगेगी। लेकिन जब उस पर गिरता है तो ये नीचे जाता है, गद्दा चपटा हो जाता है, उससे टाइम बढ़ता है, वेलोसिटी कम होती है, मोमेंटम कम हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट कम होता है, उसको चोट कम लगती है। अब इसका आंसर आप लोगों को बताना है, लेकिन फिर भी मैं बात करूँगा कि जैसे ये कराटे प्लेयर है, ये जब ये स्टोन को इसको तोड़ना होता है तो पहले ये हाथ को पीछे ले जाता है, ऐसे पीछे ले जाएगा, फिर यहाँ से बड़ी तेज से मारेगा। ये क्यों करता है? ये इसलिए करता है कि हाथ तो वही है, अगर यहाँ से डायरेक्ट मारेगा तो शायद ये न टूटे। हाथ को पीछे ले जाने से और झटके से जब लाता है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और वेलोसिटी इंक्रीज होने से मोमेंटम इंक्रीज़ होता है। मोमेंटम इंक्रीज़ होने का मतलब कि फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ये जो स्लैब है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो वो डायरेक्ट जो है, जैसे ये हमारा बैट है, अगर तो बॉल यहाँ है तो यहाँ से मारेंगे तो शायद बॉल बहुत दूर न जाए, 4 या 6 न जाए। लेकिन अगर बैट को हम, ये बॉल है हमारा, और बैट को पहले हम इस डायरेक्शन में यहाँ पे जो है उतना देर खींचते हैं, फिर यहाँ से जब बॉल को हम लोग मारेंगे तो ये बहुत दूर जाएगा। तो इतनी दूर ले जाने के पीछे पहले बैट को पुल किया जाता है पीछे। उसका रीज़न है कि जब बॉल को झटके से बैट को लाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा, फोर्स का इम्पैक्ट बढ़ेगा, और फोर्स का इम्पैक्ट बढ़ेगा तो बॉल के ऊपर ज़्यादा तेज़ी से इम्पैक्ट पड़ेगा, चोट लगेगा और वो बहुत दूर जाएगा। तो असाइनमेंट इसमें कर लेना, बहुत ईजी है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताना, मैंने अभी बताया। मोमेंटम डिफाइन करना, तो मोमेंटम है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका फार्मूला बताना, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P = mv। SI यूनिट बताना, m³ मीटर पर सेकेंड। वाई डज बैट्समैन पुल द बैट? बैट्समैन जो होता है बैट को, बॉल को मारने से पहले बैट को पीछे की तरफ पुल करता है। क्यों करता है मैंने समझा दिया। प्लेयर कैच करते समय जब बॉल आती है तो हाथ को पीछे करता है। हाथ को पीछे क्यों करता है मैंने बता दिया क्यों करता है। तो ये असाइनमेंट कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर।